तो इस वीडियो में अपन मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने इन्फ्लेमेशन के मैकेनिज्म को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इन्फ्लेमेशन के मैकेनिज्म में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि कैसे एक ल्यूकोसाइट बेसिकली जो ब्लड वेसल के अंदर है वो साइट ऑफ इंजरी पे पहुंचती है, ठीक है। और साइट ऑफ इंजरी पे जाके उस साइट ऑफ इंजरी पे जाके वो वहाँ पे प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो कॉज ऑफ इंजरी है या कोई टॉक्सिक मटेरियल जो भी होता है वहाँ पे जो कॉज कर रहा है इंजरी को, उसको और उस इंजरी के कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके कारण इंजरी के कारण वहाँ पे कोई नेक्रोसिस हो रहा है, उनको फेगोसाइटोसिस करती है और इंजरी को बेसिकली बॉडी से एलिमिनेट करती है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा था, इसमें हमने बहुत कुछ देखा था। जैसे हमने देखा था कि ब्लड वेसल्स के ऊपर कुछ स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, स्पीड ब्रेकर्स जैसे कि सेलेक्टिन्स, है ना, जिनके कारण ये ल्यूकोसाइट स्लो डाउन होती है। फिर कुछ एडेसिव मॉलिक्यूल्स इंटेग्रिन्स से कारण वो इंटेग्रिन्स बेसिकली इस ल्यूकोसाइट के ऊपर पाए जाते हैं और इंटेग्रिन के रिसेप्टर्स एंडोथेलियल सेल की लाइनिंग पे पाए जाते हैं। इनके बीच में एक टाइट बॉन्ड बनता है जिसके कारण वो ल्यूकोसाइट रुक जाती है। फिर इंटर एंडोथेलियल स्पेस से वो ल्यूकोसाइट बाहर जाती है, ठीक है, जिसमें कुछ PECAM मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते थे। उसके बाद होता है कीमोटैक्सिस, जिससे वो साइट ऑफ इंजर्ड टिश्यू के पास पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे वो जाके फेगोसाइटोसिस करती है। बट इन सब चीज़ों को कोई ना कोई मेडिएट कर रहा है ना। ये इन सेलेक्टेंस होते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ केमिकल्स से, उसके बाद कुछ केमिकल्स बाहर आने के बाद इसको साइट ऑफ इंजर्ड टिश्यू की तरफ अट्रैक्ट करता है। कीमो अट्रैक्टेंट्स कुछ होते हैं। बेसिकली ये सब क्या है, तो ये होते हैं मीडिएटर्स। यही चीज़ें होती है इन्फ्लेमेशन की, मीडिएटर्स। आज अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अपन बात करें तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स की बात एक बहुत बोरिंग कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे नाम होंगे और सुनते सुनते बोर हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। लेकिन इतना दिमाग में रखिए कि इन्फ्लेमेशन खुद बॉडी के लिए बहुत बार डेंजरस हो जाता है। कब डेंजरस हो जाता है, जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, है ना। जब वो अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो डेंजरस हो जाता है। उस कंडीशन में अपन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। स्टेरॉइड्स ड्रग्स होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो अपन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, चाहे वो कोई वायरल इन्फेक्शन के कारण हो या ऑटो इम्यून डिजीजेज हो। अपन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का बहुत बार यूज़ करते हैं। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बेसिकली इन मीडिएटर्स के ऊपर ही तो इफेक्ट करती है। तो बेसिक टू बेसिक अगर अपन बात करें तो एस्पिरिन बहुत कॉमन ड्रग का नाम है ना। एस्पिरिन ड्रग का भी एक्शन इन मीडिएटर्स के ऊपर होता है। तो ये अगर आप बोलें तो आपकी मेडिकल नॉलेज या प्रैक्टिस नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप मीडिएटर्स को अच्छी तरह जानें, तभी आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का अच्छे से यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात अगर अपन जाने तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा। पार्ट 2 क्या होगा, वो एग्ज़ाम स्पेशल होगा, ताकि उसको आप सिर्फ एग्ज़ाम में देखें। ये वीडियो में कॉन्सेप्ट साथ में होंगे, लेकिन जो पार्ट 2 होगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो होगी। तो आप अभी तो दोनों पार्ट देखिएगा भले, बट एग्ज़ाम में 2nd पार्ट ही देखिएगा। अब अपन शुरू करते हैं। अपन अगर शुरू करें तो सबसे पहले अपन है ना मीडिएटर्स के बारे में कुछ जनरल बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत जनरल बातें। ये मीडिएटर्स का सोर्स क्या होता है, तो अगर अपन मीडिएटर की सोर्स की बात करें तो या तो ये सेल से डिराइव्ड होते हैं या ये प्लाज्मा प्रोटीन से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। कहाँ से डिराइव हो सकते हैं, या तो ये सेल से डिराइव्ड है। अब वो सेल बेसिकली कौन सा होता है, तो अगर अपन बात करते हैं तो बेसिकली जो सेल से डिराइव्ड होते हैं, सेल्स यूजुअली प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, इन सेल्स से होते हैं। चाहे तो ये सेल्स कहाँ पे हो सकते हैं, साइट ऑफ इंजरी पे हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली साइट ऑफ इंजरी पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे ये न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इनको अपन ने साइट ऑफ इंजरी पे रिक्रूट किया था। क्यों किया था रिक्रूट,
ताकि वहाँ जाके फैगोसाइटोसिस कर सके। मास्ट सेल्स इंजर्ड टिश्यू के पास पहुँचते हैं, ठीक है। तो या तो ये इनको मीडिएटर्स को मतलब क्या कर सकते हैं, सोर्स मीडिएटर्स को सिंथेसिस कर सकते हैं, या फिर लीवर, मान लीजिए कि लीवर ने कोई मीडिएटर सिंथेसिस कर दिया और उसको साइट ऑफ इंजर्ड टिश्यू के पास भेजा, तो बेसिकली या तो सेल डिराइव्ड होंगे मीडिएटर्स, ठीक है, या प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स होंगे। अगर सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स की बात करें तो इसमें प्री फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या कुछ हाथों हाथ सिंथेसिस हुए हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्री फॉर्म्ड मॉलिक्यूल जैसे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गए, इनको शुरुआत में बना के रखने की क्या ज़रूरत है, प्री फॉर्म रखने की क्या ज़रूरत है। हम जानते हैं हिस्टामिन मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्री फॉर्म होता है। क्यों प्री फॉर्म है? क्योंकि हिस्टामिन का बेसिकली काम क्या होता है, वैसोडाइलेशन, है ना। हिस्टामिन एक वैसोडाइलेटर है। हम जानते हैं इन्फ्लेमेशन का सबसे पहला स्टेप क्या था, वैसोडाइलेशन। अब जैसे ही कहीं पे साइट ऑफ इंजरी, मतलब कहीं पे भी इंजरी हो रही है, तो उस इंजरी की जो साइट है वहाँ पे वैसोडाइलेशन तो सबसे पहले होगा। तो जो चीज़ सबसे पहले चाहिए उसको तो हम अपनी बॉडी में पहले से बना के रखते हैं कि जैसे ही ज़रूरत पड़ी आप इसको भेज दो, ताकि ये वैसोडाइलेशन शुरू तो कर दे। ज़रूरी नहीं वो इतना ज़्यादा पोटेंट हो, पर शुरू तो हो जाएगा काम। आपको उस समय ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं अभी साइट ऑफ इंजरी, मतलब इंजरी तो हो गई, पर अपन अभी बैठ के अपने अंदर ही बना रहे हैं कि भाई कुछ वैसोडाइलेटर सिंथेसिस करते हैं फिर वो जाएंगे। इसलिए जो वैसोडाइलेटर्स होते हैं वो प्री फॉर्म्ड होते हैं, और जो चीज़ें बाद में आती है वो सिंथेसिस हाथों हाथ डिनोवो सिंथेसिस का हो जाता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हुए, साइटोकाइंस हुए, ठीक है। अगर अपन प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स की बात करें तो ये बेसिकली लीवर से प्रोड्यूस होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। जब वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं तो कोई स्टिमुलस आता है, जैसे भी कोई भी इंजरी का स्टिमुलस आया तो इंजरी का स्टिमुलस इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे अपने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, अपन ने बहुत बार देखा है C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, C3A कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, तो ये ए क्या था, एक्टिवेटेड C3, है ना। अपन इससे पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म्स में कि C3 प्रोटीन, C3A प्रोटीन्स कहाँ आता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप उस वीडियो को देखिए। अपन आगे बात करते हैं तो अपन ने सबसे पहले तो इनके सोर्स की बात करी, ठीक है, कि ये कौन बनाता है मीडिएटर्स। अब अगर अपन मीडिएटर्स की बात करें तो ये कैसे एक्ट करते हैं, तो ये एक्ट करते हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जहाँ होते हैं उसके कारण इनका जो एक्ट करने के टारगेट सेल्स होते हैं वो बहुत डाइवर्स हो जाते हैं, क्योंकि रिसेप्टर तो बहुत सारी जगह हो सकता है, तो अब ये बहुत डाइवर्स जगह टारगेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, चलो नाइट्रिक ऑक्साइड का अपन बाद में ले लेंगे, सेरोटोनिन का ले लेते हैं। अगर अपन सेरोटोनिन का एग्जाम्पल लें तो सेरोटोनिन अपन सब जानते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, बहुत बार पढ़ा है अपन ने बायोकेम में, ठीक है। इसके रिसेप्टर्स बहुत सारी जगह होते हैं, जैसे अगर अपन बात करें तो इसके रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरॉन्स पे, ठीक है। इसके रिसेप्टर्स होते हैं ईसी एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स पे, इसके रिसेप्टर्स होते हैं प्लेटलेट्स पे। अब प्लेटलेट्स के रिसेप्टर्स क्या करवाते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाते हैं, और क्या करवाते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। अगर अपन इसके न्यूरॉन्स के रिसेप्टर्स की बात करें तो वहाँ पे इसको सेरोटोनिन को एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर, अपन CNS में डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूरॉन्स में ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स की तरफ वहाँ का बात करें तो वहाँ पे ये GIT की मोटिलिटी को रेगुलेट करता है। तो एक ही मीडिएटर, हालांकि अपन बेसिक बात कर रहे हैं कि सेरोटोनिन, तो एक ही सेरोटोनिन के अलग अलग जगह क्या है, रिसेप्टर्स हैं, बहुत डाइवर्स टारगेट ऑर्गन्स हैं। इस डाइवर्स टारगेट ऑर्गन्स के कारण ये बहुत सारी जगह एक्ट कर सकते हैं और हर जगह ये एक अलग इफेक्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मीडिएटर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, कुछ मीडिएटर्स कुछ रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, और कुछ मीडिएटर्स बहुत सारे रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और बहुत तरह का अलग अलग काम करते हैं। इसके कारण ही ये लेक्चर्स बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि अपन बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने वहाँ पे तो कुछ और काम किया था, यहाँ पे कुछ और काम कर रहा है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आ जाती है। बट बहुत जानने की चीज़ है, इसलिए आप
देखने की कोशिश जरूर करें और पढ़ने की अच्छे से कोशिश करिएगा इसको। अगर अपन टाइटली रेगुलेटेड एक्शन की बात करें तो अपन जानते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन होता है जब तक कंट्रोल में है, तब तक तो बॉडी के लिए एक बेनिफिशियल है, बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अपना प्राइम डिफेंस है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये अनकंट्रोल हुआ वैसे ही तो ये हमारी बॉडी में क्या करने लग जाएगा, टिश्यू इंजरी। वैसे ही हमारी बॉडी में टिश्यू इंजरी करने लग जाएगा। इसलिए जितने भी मीडिएटर्स होते हैं एक टाइटली रेगुलेटेड एक्शन के तहत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ही रेगुलेटेड होते हैं, टाइटली रेगुलेटेड। क्यों? ताकि ये अनकंट्रोल इन्फ्लेमेशन नहीं कर सके। इसके बाद बात करें तो ये जितने भी मीडिएटर्स होते हैं ये इन्फ्लेमेशन मतलब शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अब शॉर्ट लिव्ड क्यों होते हैं? ताकि इन्फ्लेमेशन को टर्मिनेट कर सके आराम से। ठीक है, अपन ने टर्मिनेशन में बात करी थी इंटरल्यूकिन 10 कैसे टर्मिनेट करता है, वैसे उसमें अपन ये भी बात करी थी कि मीडिएटर्स जितने भी होते हैं ये सब शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अब शॉर्ट लिव्ड कैसे हो सकते हैं? तो देखो, ये मान लीजिए कोई मीडिएटर है एम, ये शॉर्ट लिव्ड है, ये हाथों हाथ बॉडी में ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग मीडिएटर्स अलग अलग कारण से ख़त्म होते हैं। कुछ मीडिएटर्स डीके हो जाते हैं, अपने आप डीके हो जाते हैं, जैसे आर्किडोनिक एसिड के मेटाबोलाइट्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स हुए, ये डीके हो जाते हैं इनका। ठीक है, उसके कारण ये शॉर्ट लिव्ड है, हाफ लाइफ ही कम है इनकी। इसके बाद अगर अपन बात करें तो कुछ मीडिएटर्स को एंजाइम इनएक्टिवेट कर देते हैं। जैसे एक मीडिएटर होता है ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, तो ब्रेडिकाइनिन इन जो मीडिएटर है इसको काइनिनेज नाम का एक एंजाइम इनएक्टिवेट कर देता है। कुछ मीडिएटर्स को हमारी बॉडी के दूसरे सिस्टम एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडिएटर है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। अब आप बोलोगे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ तो बहुत डेंजरस है। हाँ डेंजरस है, बट हम जानते हैं कि फैगोसाइटोसिस कौन करवाता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ करवाता है, रिएक्टिव नाइट्रोजनस स्पीशीज़ करवाते हैं, यही करवाते हैं ना। तो अगर अपन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की बात करें तो अपनी बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, चाहे वो ग्लूटाथायोन हो या डिसम्यूटेज हो, ये इनको एलिमिनेट कर देता है। किसको एलिमिनेट कर देता है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को। या कुछ बॉडी के प्रोटीन्स इनको इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट कौन सी चीज़ें होती है? तो जैसे कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, कुछ डीके हो जाते हैं, कुछ इनएक्टिवेट हो जाते हैं एंजाइम से, कुछ एलिमिनेट हो जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स को एलिमिनेट कर देते हैं, और कुछ इनहिबिट हो जाते हैं। तो ये तो बातें थी बेसिक। अब अपन बात करते हैं जो अपन बेसिकली शुरू करने वाले हैं, क्या? सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स के बारे में। तो अगर अपन सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स की बात करें तो कौन सा सेल से डिराइव्ड होते हैं? तो या तो ये डिराइव हो सकते हैं साइट ऑफ इंजरी पे कोई प्रेजेंट सेल है, जैसे टिश्यू मैक्रोफेजेस हो गए, है ना, या फिर मास्ट सेल्स हो गए, या क्या हो गया एंडोथेलियल सेल्स, है ना, या फिर कोई ऐसे सेल्स जिनको अपन ने साइट ऑफ इंजरी पे भेजा है, जैसे अपन ल्यूकोसाइट को भेजते हैं। ठीक है, तो ये सब कैपेबल है टू प्रोड्यूस मीडिएटर्स। अगर अपन बात करते हैं इन मीडिएटर्स की तो अलग अलग तरह के मीडिएटर्स होते हैं, जैसे वैसो एक्टिव मीडिएटर्स, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, नाइट्रिक ऑक्साइड, लाइसोसोमल एंजाइम्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, साइटोकाइन, कीमोकाइंस। एक एक को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इन 6 को। ठीक है, क्योंकि ये जो दो अलग है ना, आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स और साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पैथो पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अपन इन 6 को करेंगे, क्योंकि इन 6 को आप समझने के बाद आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सब कुछ याद अपने आप हो जाएगा। बट हाँ, इनमें आपको बहुत कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन इन 6 को आज डिस्कस करते हैं। पहले की बात करते हैं वैसो एक्टिव अमाइंस। सबसे पहले जो मीडिएटर्स आते हैं वो होते हैं वैसो एक्टिव अमाइंस। वैसो एक्टिव नाम से ही पता पड़ रहा है, ये कुछ ना कुछ ब्लड वेसल्स के साथ करेंगे। क्या करते हैं? तो ये ब्लड वेसल्स का करवाते हैं डायलेशन, वैसो डायलेटर होते हैं। अब ये ब्लड वेसल का डायलेशन करवाते हैं,
तो इसके लिए क्योंकि सबसे पहले इनको एक्ट करना है तो ये प्री फॉर्म्ड पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें हिस्टामिन की, सबसे पहले अपन बात करते हैं हिस्टामिन की। तो हिस्टामिन की बात करने से पहले अपन देखो एक बात समझो कि या तो कोई सोर्स, सॉरी, सबसे पहले क्या आएगी, स्टिमुलाई, है ना। स्टिमुलाई आएगा कुछ, तो स्टिमुलाई के कारण क्या होगा, जो सोर्स होता है वो इन मीडिएटर्स को मीडिएट मतलब सिंथेसाइज करेगा, या प्री फॉर्म्ड है तो रिलीज करेगा, ठीक है। फिर ये कुछ एक्शन करेंगे और उसके बाद ये एलिमिनेट हो जाएंगे किसी भी प्रोसेस से, जो अपन अलग अलग प्रोसेस शुरुआत में बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर अपन सबसे पहले बात करें स्टिमुलाई, तो ऑब्वियस है किसी भी तरह का स्टिमुलाई, चाहे वो इंजरी हो या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो या कोई केमिकल मीडिएटर्स हो, किसी भी तरह के स्टिमुलाई से हिस्टामिन रिलीज होता है। कौन कौन से सेल्स से, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल कौन सा होता है हिस्टामिन रिलीज का, मास्ट सेल्स। हालांकि बाकी सेल्स भी होते हैं जैसे बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स है मास्ट सेल्स। तो अपन हिस्टामिन की बात करते हैं। हिस्टामिन की क्या बात करते हैं कि कोई सेल कहीं पे इंजर्ड हो गया, ठीक है, या किसी तरह की एलर्जिक रिएक्शन हो गई। अब एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामिन रिलीज कैसे होता है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है ये कि इम्यूनोग्लोबिन ई, जब एफसी रिसेप्टर्स किसके ऊपर पाए जाते हैं, मास्ट सेल्स के ऊपर। तो मास्ट सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको कहते हैं अपन एफसी रिसेप्टर्स। तो जब इम्यूनोग्लोबिन ई एफसी रिसेप्टर्स के ऊपर जाते हैं तो वो मास्ट सेल्स हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं या रिलीज करते हैं, या कुछ केमिकल मीडिएटर्स जैसे कोई न्यूरोपेप्टाइड हो गया या कोई ल्यूकोसाइड डिराइव्ड हिस्टामिन रिलीजिंग पेप्टाइड हो गए, या कुछ साइटोकाइंस, या अपने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में अपन अभी सब डिस्कस करेंगे। तो ये भी मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स से हिस्टामिन रिलीज करवा सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स कौन से होते हैं, मास्ट सेल्स। और फिर ये रिलीज करवाने के बाद क्या करेगा, तो सबसे पहला काम क्या था, वैसोडाइलेशन। सबसे बेसिक काम क्या था, वैसोडाइलेशन। और उसके बाद क्या था, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ाना। यही होता है ना वस्कुलर चेंजेस, तो ये दो ही चेंजेस होते हैं कि सबसे पहले तो वैसोडाइलेशन हो जाए और फिर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ जाए। तो वैसोडाइलेशन आर्ट्रियोल्स का डायलेशन होता है, और ऑब्वियस है अपन ने परमिएबिलिटी किसकी बढ़ाते हैं, तो वेन्यूल्स की। तो वेन्यूल्स के जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, उनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण इंटर एंडोथीलियल स्पेस बन जाती है। पहले ये एंडोथीलियल सेल्स ऐसे थे, बीच में स्पेस नहीं थी, अब ये ऐसे हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो बीच में स्पेस बन गई जिसके कारण परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। और लास्ट में हिस्टामिनेज एंजाइम इस हिस्टामिन को इनहिबिट कर देता है। हिस्टामिन से मिलता जुलता ही एक्शन किसका होता है, सेरोटोनिन का। सेरोटोनिन के बारे में अपन सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बस सेरोटोनिन के स्टिमुलस क्या होते हैं, तो या तो प्लेटलेट एग्रीगेशन या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अगला इंपॉर्टेंट जो है ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अगर अपन प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स की बात करें तो आप इसका एसेस खींच लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि क्या बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होता क्या है। तो नाम से ही पता पड़ रहा है काम क्या है इसका, प्लेटलेट को एक्टिवेट करना। मतलब क्या करवाता है प्लेटलेट को, सबसे पहले तो एग्रीगेट करवाता है, उसके बाद उसका क्या करवाता है, डिग्रेनुलेशन। अपन जान मतलब फिजियोलॉजी में अपन पढ़ चुके हैं कि प्लेटलेट एक्टिवेट कैसे होती है। तो एग्रीगेशन करवाता है, उसके बाद क्या करवाता है इसका, डिग्रेनुलेशन। इम्यूनोलॉजी में भी अपन पढ़ लेंगे। तो बेसिकली प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स की अपन बात कर रहे थे, कैसे इसका नाम पड़ा वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या होता है, एक फॉस्फोलिपिड से डिराइव्ड हुई हुई चीज़ है। अब फॉस्फोलिपिड कहाँ पाई जाती है, तो फॉस्फोलिपिड हमारी सेल्स की जो मतलब सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल कहाँ से आ गई एनिमल्स में, सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज A2, ठीक है। ये जब सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है, किस किस के सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट कर सकता है, तो चाहे वो एंडोथीलियल सेल्स की हो, बेसोफिल्स की हो, या न्यूट्रोफिल्स की हो, मोनोसाइट्स की हो, बेसिकली किस इन सेल्स की जो सेल मीडिएटेड सेल डिराइव्ड मीडिएटर सिक्रेट करते हैं, उनके सेल्स पे जब ये एक्ट करता है तो एक मीडिएटर रिलीज होता है। उस मीडिएटर का नाम है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड है उनके टूटने के कारण ये प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर रिलीज होता है।
इस प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर को अपन अगर बात करें तो ये केमिकली क्या है, तो इसका केमिकल नाम याद रखना जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में लिखते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं। एसिटाइल ग्लीसरॉल ईथर फॉस्फोकोलिन। एसिटाइल ग्लीसरॉल ईथर फॉस्फोकोलिन कैसे याद होएगा, तो अपन ने अगर सर्फेक्टेंट का नाम याद कर सकते हैं अपन फिजियोलॉजी में, तो इसमें भी अपन याद कर सकते हैं एसिटाइल ग्लीसरॉल ईथर फॉस्फोकोलिन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये रिलीज़ हुआ, ये मान लीजिए अपने एंडोथेलियल सेल है या कोई एंडोथेलियल सेल नहीं तो कोई मोनोसाइट है। ठीक है, तो क्या हुआ कि फॉस्फोलाइपेज A2, इस फॉस्फोलाइपेज A2 ने इसकी सेल मेम्ब्रेन पैक किया और सेल मेम्ब्रेन का कहीं से डिग्रेडेशन हुआ और क्या रिलीज़ हुआ, तो क्या चीज़ रिलीज़ होती है, प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर। ये प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर जाके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। और उसके बाद ये क्या करवाता है, इसका मेन एक्शन क्या है, तो इसका मेन एक्शन, दो एक्शन है इसके मेन। सबसे पहला एक्शन है इसका मेन, ये करवाता है वैसोडाइलेशन। तो वैसोडाइलेशन तो ये कौन करवा चुका है अपना, ऑलरेडी हिस्टामिन करवा चुका है, बट ये हिस्टामिन से 100 टाइम मोर पोटेंट है, 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, इसलिए इसको अपन सिंथेसिस करवाते हैं। हिस्टामिन तो एक बार रिलीज हो गया, प्री फॉर्म था, इसका अपन सिंथेसिस करवा रहे हैं। ठीक है, ये प्री फॉर्म नहीं है, इसका सिंथेसिस हो रहा है, डिनोवो सिंथेसिस हो रहा है इसका, थोड़ा टाइम लगता है। अब इतना ज़्यादा पोटेंट चीज़ अपन पहले से बना के नहीं रख सकते क्योंकि बाई चांस अपनी सेल में उल्टा खराबी कर सकता है, इसलिए इनका सिंथेसिस करवाते हैं जब ज़रूरत होती है तब। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या करवाता है, वैसोडाइलेशन, और उसके बाद बाकी चीज़ें शुरू करवा देता है, जैसे ल्यूकोसाइट एडिशन बढ़ा देता है। दूसरी चीज़ क्या, कीमोटैक्सिस भी करवाता है। तो बेसिकली ये इतना सही था। क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर का नाम कैसे पड़ा अपन जान चुके हैं। केमिकली क्या है, तो केमिकली फॉस्फोलिपिड डिराइव्ड मीडिएटर है जिसका फुल फॉर्मूला होता है एसिटाइल ग्लीसरॉल ईथर फॉस्फोकोलिन। कैसे सोर्स, क्या सोर्स है, तो जितने भी सेल मेम्ब्रेन से होती है वो सोर्स है इसकी, बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2। रिसेप्टर्स कौन से होते हैं इसके, तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। और उसके बाद क्या काम करता है ये, तो वस्कुलर रिएक्शन 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन हिस्टामिन। और सेलुलर रिएक्शन की बात करें, चाहे वो कीमोटैक्सिस हो या ल्यूकोसाइट एडिशन हो, ये भी प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर करवाता है। अगर अपन इनकी बात करें लंग्स में, तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है, बट इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड बात नहीं थी ये, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड वस्कुलर और सेलुलर रिएक्शंस की बात है। अगली बात करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ तो अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या होता है जब कोई माइक्रोब या इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या साइटोकाइन्स, इसके बेसिकली स्टिमुलाई हुए, ये जब एक्ट करते हैं तो ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस, क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का बेसिक काम क्या है, फैगोसाइटोसिस का, है ना। तो ये न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर जो पाया जाता है ना फैगोसाइट ऑक्सीडेज 7 प्रोटीन्स का बनता है, वो असेंबल हो जाते हैं। और NADPH ऑक्सीडेज बेसिकली है, तो NADPH ऑक्सीडेज है जिसका नाम होता है फैगोसाइट ऑक्सीडेज। ये क्या शो करते हैं, रेस्पिरेटरी बर्स्ट शो करता है, पर इन सब बातों को डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर ये लाइसोसोम के अंदर हो तो ये नेक्रोटिक सेल्स टिश्यूज़ को कौन से पाथवे से, H2O2 MPL हेलाइड पाथवे से उनका क्या करवा देते हैं, फैगोसाइटोसिस में किलिंग करवा देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, डिस्कस कर चुके हैं। लो लेवल में ये क्या करते हैं, तो लो लेवल में कीमोकाइन, साइटोकाइन, एडिशन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस बढ़ाते हैं। ठीक है, और हाई लेवल हो गया तो हाई लेवल में तो ये टिश्यू की इंजरी करवा सकते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या क्या हो सकती है, तो चाहे वो सुपर ऑक्साइड आयन हो, सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल हो, या फिर वो क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल हो सकता है, फ्री रेडिकल सॉरी, या फिर क्या हो सकता है वो, या वो H2O2 हो सकता है। बेसिकली H2O2 माइक्रोसाइडल नहीं होती है ना, पर H2O2 हाथों हाथ किस में, MPL की मदद से एलाइड की प्रेजेंस में हाइपोक्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो खुद एक बहुत ही पोटेंट माइक्रोसाइडल एजेंट है। ये कैसे तरह का टिश्यू इंजरी करवा सकते हैं, तो बेसिकली ये कैसे करवाते हैं, तो ये जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में चले जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का है ना डिग्रेडेशन करवा देते हैं। ठीक है, ये क्या करवा देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन करवा देते हैं, जिसके कारण जो पेरेंकाइमल सेल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं। अब पेरेंकाइमल सेल्स क्या होते हैं, तो पेरेंकाइमल सेल्स मान लीजिए जो मतलब बेसिक फंक्शन है, जैसे किडनी है,
तो किडनी का बेसिक सेल कौन सा होता है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन किडनी का पेरेंकाइमल सेल्स, और बाकी जो सेल्स जितने भी होंगे वो होंगे सपोर्टिव सेल्स। सीएनएस की बात करें तो सीएनएस का पेरेंकाइमल सेल्स कौन है? न्यूरॉन। लीवर की बात करें तो लीवर का पेरेंकाइमल सेल्स कौन है? हिपेटोसाइट। और बाकी जितने भी सेल्स होते हैं जो लीवर के मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं वो सब क्या है? उसके सपोर्टिंग सेल्स। तो बेसिकली जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है पेरेंकाइमल सेल्स को डैमेज करती है। दूसरी चीज़ क्या करती है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डैमेज करती है। जैसे अगर अपन बात करें तो एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में क्या होता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी होती है ना। ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है? तो ये अपना मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है उसके डिग्रेडेशन को रोकता है। जो H2 मतलब सॉरी जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है उसने क्या करवा दिया? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन करवा दिया। एम्फीसिमा का काम था इसको रोकना। अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का काम था इसको रोकना, पर अब जब वो ही नहीं है तो इसको रोक नहीं पाते, उसके कारण एम्फीसिमा हो जाता है। ठीक है। अगर अपन नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो आर्जिनिन, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि आर्जिनिन की प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंडोथेलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूरॉन्स में क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड 3 फॉर्म में बनती है। एक सेकंड। तो बेसिकली अपन नाइट्रिक ऑक्साइड को वापस शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने पहले ही बोला था कि ये टॉपिक बोरिंग है, तो मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गया था, तो फिर मैं घास काटने वाले मूड में आ गया था, इसलिए मैं रुक गया। मैंने कहा मैं वापस करवाता हूँ। 10 मिनट में रुक गया, उसके बाद मैंने वापस शुरू किया है। तो अगर अपन नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। क्यों? रिलैक्सिंग फैक्टर से अपन क्या समझे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो वैसोडाइलेटर हुआ। ठीक है। और ये एंडोथीलियम से डिराइव होती है, इसलिए अपन नाइट्रिक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। कैसे सिंथेसिस होता है इनका? तो इनका सिंथेसिस आर्जिनिन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्लस NADPH। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम क्या बना देता है? इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट कर देता है आर्जिनिन। आर्जिनिन बेसिकली नाइट्रोजन आर्जिनिन से आता है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से O2 आता है, और NADPH रिड्यूसिंग के लिए काम आता है, मतलब रिड्यूसिंग फैक्टर्स की तरह एक्ट करता है। कहाँ कहाँ पे बनती है? तो ये बनती है 3 जगह पे, एंडोथीलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूरॉन्स। 3 अलग अलग तरह की क्या होती है? 3 आइसोफॉर्म्स होते हैं बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड के। जो न्यूरॉन से बनती है वो टाइप 1 होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? NNOS। एन जिसके एन का मतलब क्या होता है? न्यूरोनल। ठीक है। इसका बेसिकली इन्फ्लेमेशन में काम नहीं होता, इसका काम होता है CNS में ब्लड रेगुलेशन वगैरह करवाने में, अगर अपन ब्लड फ्लो करवाने में। अगर अपन सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड होता है एंडोथीलियल NOS, मतलब ENOS। ठीक है। ये एंडोथीलियल NOS क्या करवाता है? तो बेसिकली ये देखो, ये एंडोथीलियम है। एंडोथीलियम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज ने नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करी। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जाती है और ल्यूकोसाइट के ऊपर एक्ट करती है, और ल्यूकोसाइट के ऊपर एक्ट करके क्या करवाती है? तो ये एडिजन, जो एडिजन हो रहा था, ठीक है, चाहे वो रोलिंग हो रही है, और रोलिंग के बाद जो एडिशन हो रहा है जिसमें कौन कौन काम आते हैं? सेलेक्टिन और इंटेग्रिन्स, ये उसको इनिबिट करता है। क्या करता है उसको? नाइट्रिक ऑक्साइड इसको इनिबिट करता है, मतलब ये एक इनिबिटर ऑफ इन्फ्लेमेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट MCQ बनता है कि कौन सा इनिबिटर ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन को इनिबिट करता है। तो अगर मतलब और कोई ऑप्शन नहीं होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड है। बाकी इंटरल्यूकिन 10 वगैरह भी होते हैं जिनके बारे में अपन आगे बात करेंगे, पर नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक इनिबिटर ऑफ इन्फ्लेमेशन है। तो एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस क्या करवाता था? नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस करवाता है, और उसका क्या काम होता है? बेसिकली वैसोडाइलेशन तो है ही, और इनिबिटिंग ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट,
रिक्रूटमेंट, जिसमें बेसिकली एडिशन, रोलिंग, कीमोटैक्सिस सब चीज़ें इनिबिट करवाता है, ठीक है। अगर टाइप 2 की बात करें तो वो होता है इंड्यूसिबल एनओएस। इंड्यूसिबल एनओएस मतलब क्या होता है, मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, ये मान लीजिए मैक्रोफेज है, तो क्या हुआ कि कुछ साइटोकाइंस वगैरह आते हैं, वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं और इंड्यूस करवाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को, जो एक नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब चूंकि मैक्रोफेजेस से रिलेटेड है तो ये माइक्रोसाइडल होता है, मतलब इसका बेसिकली सबसे लास्ट में काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस करना। तो 3 तरह की अपन ने बात करी है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस की। कौन कौन से नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस की बात करी अपन ने, एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस जो बेसिकली इनिबिट करवाता है ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट को, आगे कीमोटैक्सिस वगैरह सब चीज़ों को। सेकंड अगर अपन बात करें तो इंड्यूसिबल, जो स्पेशली मैक्रोफेजेस में होती है, एंडोथेलियल सेल्स में भी देखने को मिलती है पर स्पेशली मैक्रोफेजेस में होती है, जिसका काम होता है माइक्रोसाइडल एजेंट का, और जो मतलब खुद इनफैक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड जो खुद है, वो खुद नाइट्रिक ऑक्साइड जाके स्मूथ मसल्स जो हैं ब्लड वेसल्स में उनका क्या करवाती है, रिलैक्स करवाती है, जिसके कारण वेसोडाइलेशन होता है। तो बेसिकली ये थी नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद अगर अपन बात करें तो लाइसोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ल्यूकोसाइड्स। ल्यूकोसाइड्स बेसिकली अगर अपन न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो उसमें कुछ लाइसोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स, लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको अपन बोलते हैं एज़्यूरोफिल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। लार्ज एज़्यूरोफिल ग्रेन्यूल्स, जिनको प्राइमरी ग्रेन्यूल्स भी बोला जाता है। बेसिकली इतना याद रखना, ये सब तो आप स्क्रीनशॉट ले लो कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, पर लार्ज एज़्यूरोफिल ग्रेन्यूल्स के अंदर माइलोपेरोक्सीडेज पाया जाता है, एमपीओ। अपन एमपीओ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर ये एमपीओ कहाँ पाया जाता है, लार्ज एज़्यूरोफिल ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स में, जो क्या करवाता है, रेस्पिरेटरी बर्स्ट करवाता है। तो ये याद होना चाहिए। और बेसिकली कुछ न्यूट्रल प्रोटीएज पाए जाते हैं। न्यूट्रल प्रोटीएज का क्या काम होता है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स को एक्टिवेट करना, बस बेसिकली एक्टिवेटर होते हैं, ठीक है। और स्मॉल स्पेसिफिक में क्या पाया जाता है, तो कोलाजिनेज। कोलेजिनेज का पूछ लेते हैं कि कोलेजिनेज कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। हिस्टामिनेज अभी अपन ने बात करी थी, ये स्मॉल स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स में पाए जाते हैं। हिस्टामिनेज बेसिकली काम केवल हिस्टामिन पर करता है, ऑब्वियस, इसलिए हिस्टामिनेज कहते हैं। और इसके बाद कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स भी सेल मीडिएटेड होते हैं, सॉरी सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स होते हैं, जिसके अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो सब्सटेंस पी, जो जिसका बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, पेन सिग्नल। पेन एक कार्डिनल साइन है इन्फ्लेमेशन का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डोलर। पहली वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके थे। तो डोलर पेन जो कार्डिनल साइन है वो सब्सटेंस पी के कारण होता है। और बेसिकली वेसल टोन को रेगुलेट करते हैं, परमेबिलिटी को रेगुलेट करते हैं, और सेंसरी नर्व्स स्पेशली जीआईटी और लंग्स की सेंसरी नर्व्स इनको सिक्रीट करती है सब्सटेंस पी को, और कुछ ल्यूकोसाइट्स भी सब्सटेंस पी को सिक्रीट करती है। बेसिकली ये वीडियो मीडिएटर्स के बारे में थी, हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी और थोड़ी बोरिंग भी थी, मैं जानता हूँ, बट ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद की जो वीडियो होगी प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइंस पे, वो इतनी बोरिंग नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली उसमें बहुत सारे मतलब अपन ड्रग्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो वो इतनी बोरिंग नहीं होगी। फिर भी ये वीडियो काम की है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो काम की है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ज़रूर देखिए और समझिए इस टॉपिक को। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम जीएमसी बाड़मेर। मैं जानता हूँ ये वीडियो बोरिंग थी, क्योंकि मेरे को भी पहली बार ऐसा लगा कि भाई कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो रहा है, बट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।